हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम अपना जो लास्ट एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही थी उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज 3.3 के करे थे। ठीक है, हमने जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे, जिसमें मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक डिफरेंस। ठीक है, मैंने आपको इसमें समझाया था कि दोनों मेथड में बेसिकली फर्क क्या है, कितना फर्क है। तो जस्ट एक दो स्टेप का फर्क है, बाकी दोनों मेथड जो है आपके सेम है। एलिमिनेशन मेथड में आप कोफिशिएंट्स को सेम करते हो पहले, और फिर इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो। फिर जो आपकी इक्वेशन 1 वेरिएबल में रह जाती है और फिर आपको उसके आगे तो सॉल्व करना पता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करके एक की वैल्यू निकालते हो और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो उसकी नेक्स्ट इक्वेशन में, ताकि वो वाला वेरिएबल उधर फिर एलिमिनेट हो जाता है और बाकी फिर इक्वेशन जो आपकी 1 वेरिएबल में ही बचती है और आप उसको आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल पाते हो। तो मैंने एक बहुत डीप में दोनों मेथड का डिफरेंस पिछली वीडियो में समझाया था, और उसके बाद हमने जो जितने भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स उसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करा था। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया था और दोनों में फर्क क्या क्या है वो सब करके बताया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो पहले वो वाला वीडियो देखो जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं पहले के, और फिर बाद में जब हमने चारों पार्ट्स कर लिए थे तब हमने वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर दी थी। एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने करा दी थी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया था एलिमिनेशन मेथड से। और मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन जो होती है इन मेथड्स में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट से। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और इसमें जो है आपके 5th पार्ट तक है। 5 पार्ट है, तो 5 में से हमने एक तो कर ही लिया है, तो 4 पार्ट हमारे बच रहे हैं। और उसके बाद हम एक समरी डिस्कस करेंगे इसकी। ठीक है, सारा जितना भी अभी तक हमने इसका पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर एंड करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज हम ये सारे एक्सरसाइज करके, ये समरी डिस्कस करके, जितना भी आज हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैं सारा रिवाइज करा दूंगी आपको, और उसके बाद आज ये चैप्टर डन है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम यही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो पार्ट है वो कराती हूँ। ओके, सो आपका जो सेकेंड पार्ट है ये वाला क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं पहले। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एज वाला क्वेश्चन है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे पार्ट समझा दिए थे कि अगर आप घर से सॉल्व करते हो तो आप वीडियो से पहले भी, जैसे ये वीडियो आने से पहले आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, और अब जब मैं कराऊंगी तो आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं। ठीक है, और आप आंसर्स की से भी इसको सॉल्व देख सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं। और अगर आंसर आपका सही नहीं आया तो आप ये वीडियो देखो और तब आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही क्यों नहीं आया। ठीक है, तो एकदम डीप में हम डिस्कस करेंगे सभी पार्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी से ही। सो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और देन 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 2 इक्वेशन आप हमेशा फॉर्म करते हो। 2 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको 2 बातें भी बताई हुई है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको प्रेजेंट एज निकालनी है नूरी और सोनू की। ओके, सो हम अब ये वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारा, इसको हम शुरू करते हैं। ओके, सो लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज नूरी और सोनू की कुछ एक्स और वाई। ठीक है, सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। ठीक है, नूरी की एज यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। नूरी की एक्स है और सोनू की एज वाई हमने ले रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। पेपर में भी
जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारी ये वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्ड्स ऐसे लाइंस में आपको लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर स्टेप बाय स्टेप पेपर में मिलते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 5 years एगो, मैंने आपको बताया एगो का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी जो थी वो 3 ट्रिपल थी मतलब सोनू के। ठीक है, तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सो वही नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 5 years एगो। तो 5 years एगो नूरी की एज जो होगी वो x-5 होगी। ओके, और तब बोला गया नूरी जो थी थ्राइस है सोनू के एज के, तो सोनू की एज भी y-5 होगी। ऑब्वियसली जब आप 5 साल पहले की बात कर रहे हो, यहाँ पे 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो जब आप 5 साल पहले की बात करोगे तो उनकी जो आज प्रेजेंट एज है उसमें तो 5 साल माइनस करोगे ना, 5 माइनस करोगे, तभी तो उनकी एज जो आएगी वो उस टाइम की आएगी। सो वही x-5 इज इक्वल्स टू 3 y-5। नूरी की एज x-5 और सोनू की एज भी y-5 इनकी प्रेजेंट एजेस में से माइनस करा, और क्वेश्चन में बोला था कि जो नूरी है वो थ्राइस है सोनू के। ठीक है, तो आपकी इससे आप सॉल्व करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी, क्या आएगी, x-5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 15। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, y को इधर लिया, 3y वाली टर्म इधर ले आओगे और बाकी कांस्टेंट टर्म आप उधर रखोगे, तो माइनस का 15 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आपकी सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरी बात दी हुई है, क्या कि 10 years लेटर यानी 10 साल बाद। अब जब आप 10 साल बाद की बात करोगे तो दोनों की एज में क्या होगा, 10 प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी आज इनकी एज है 10 साल बाद में इनकी एज तो 10 से बढ़ जाएगी ना, तो आप +10 करोगे, और सोनू की एज में भी +10 करोगे। अब क्या बोला था, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है अब ये ट्वाइस हो जाएगी सोनू के एज के। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, विच इज x+10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। x और y के टर्म्स को एक साथ लिख लोगे तो x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10 विच इज 10। तो फिर x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10 आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दोनों की इक्वेशन तो मैंने आपको बताया ये कैसे निकालते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से। सो आप मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आपको पेपर में नहीं दिया हुआ कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप जब भी पेपर में ये चीज क्लियर नहीं लिखी हुई तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप स्पेसिफिकली आपके आंसर में लिखोगे कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है। तो मैं अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी क्योंकि आपकी एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं बट पेपर के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, अगर उस टाइम ऐसे सिचुएशन हो तो आपको आंसर में जरूर मेंशन करना है कि आपने कौन सा मेथड लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस थ्रू एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इससे क्या होता है, टीचर को अंदाजा मतलब क्लियर हो जाता है कि आपने कौन सा मेथड लगाया, और आप अगर अच्छे से सब चीज सारे पॉइंट्स लिखोगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स भी मिलता है स्टेप के। फॉर एग्जांपल अगर आपका एंड में आंसर मान लो कोई भी गलती से गलत आ जाता है तो आपको पूरे नंबर आपके नहीं कटेंगे अगर आपने पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी हुई होती है। ठीक है, तो कोई एक नंबर कट सकता है कोई भी गलती के 1 से 1.5 नंबर, बट सारे नहीं कटेंगे। ठीक है, टीचर को भी अच्छा लगता है कि जब आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो तो टीचर कम से कम नंबर ही फिर काटता है आपके। ठीक है, अब मैं इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट सेम करते हैं दोनों के। अब इधर देखो, इधर x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो मेरे को तो कुछ मतलब मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेती हूँ, x - 3y इज इक्वल्स टू -10 एंड x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब मैं क्या करूं, इनका माइनस करा दो। ठीक है, x से x एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं इनको सबट्रैक्ट करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो आप सबट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
और प्लस का माइनस, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, यानी y, और साइन बड़े वाले का विच इज माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 20, यानी y की वैल्यू क्या आई आपकी 20। y किसकी एज थी, आई थिंक सोनू की एज थी ये, ठीक है। तो सोनू की एज आ गई y 20। अब आप नूरी की एज कैसे निकालोगे, x की वैल्यू तो आपको पता है, अब x की वैल्यू आप इसको पुट करोगे कोई भी इक्वेशन में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ, ठीक है। आप सेकंड में डाल के भी ट्राई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10 है, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आप यहाँ पे पुट करोगे y की वैल्यू को विच इज x, मैं 3y उधर ले आती हूँ पहले, माइनस का 10 प्लस का 3y विच इज माइनस का 10, 3y, y की वैल्यू आपकी 20 है, तो 3 इंटू 20 विच इज माइनस का 10 प्लस 3 2 60, 23 60 एंड 60 माइनस 10 इज 50। आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 50, ठीक है। तो यानी नूरी की एज है 50 ईयर्स और सोनू की एज है आपकी 20 ईयर्स, प्रेजेंट एज, ठीक है। ये प्रेजेंट एज की बात है जो भी हमको क्वेश्चन में निकालना था, हमें क्वेश्चन में यही निकालना था, प्रेजेंट एज नूरी की और सोनू की। तो आपको एंड में लिख देना है कि हेंस द एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स, ठीक है। ऐसे करके आप अपने क्वेश्चन को एंड करोगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन टीचर पे पड़ता है। और आपके अगर बाय चांस कुछ भी, देखो जैसा मान लो मैंने अगर कोई गलती कर दी होती, y की वैल्यू 20 की जगह 10 आ गई होती और x की वैल्यू 70 आ गई होती, तो अब आंसर मेरा गलत आया, मैंने मान लिया। बट अगर आपने इतना अच्छा लिखा होगा ना, सब चीज प्रेजेंट करा होगा, तो अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो टीचर आपके 5 नहीं काटेगा, आपके सिर्फ 1 नंबर कटेंगे और आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके लिखने से ये पता चल रहा है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि कैसा करना था। गलती जो हुई आपकी कुछ मिस्टेक कैलकुलेशन में हुई, इस वजह से आपके सिर्फ 1 नंबर कट सकते हैं। बाकी अगर आप पूरा सब कुछ लिख कर आते हो, प्रेजेंट करके आते हो, तो इससे पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है उसका, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पता होने पे आपके टीचर जो होंगे वो कम से कम नंबर ही काटेंगे आपके, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि जो आपका प्रेजेंटेशन का है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। जस्ट 1 सेकेंड, ये इरेजर का कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना। आई होप वैसे कोई डाउट होगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो वहां पर। तो ये वाला क्वेश्चन तो डन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, जो एक 2 डिजिट नंबर है उसमें जो डिजिट्स है उसका जो सम है वो 9 है, ठीक है। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अच्छा, सेकंड इक्वेशन आपको बनाने के लिए ये दे रखी है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया है एक 2 डिजिट नंबर को अगर आप मैथमेटिकली लिखते हो सॉल्व करने के लिए तो वो आपका 10x प्लस y के फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पे ये 10th डिजिट है और ये y यूनिट डिजिट है, ठीक है। आप 10 क्यों लिखते हो, क्योंकि ये इसकी प्लेस वैल्यू जो भी होती है 10th डिजिट की उसके लिए लिखते हो, ठीक है। ये 12 क्या है, ये 10 इंटू 1 प्लस 2 है, ये जो 1 है क्या 10th डिजिट पे, तो ये 10 इंटू 1 प्लस 2 है, तब जाके ये 12 होता है, ठीक है। 21 अगर आप लिखते हो तो ये 10 इंटू 2 प्लस 1 है, ठीक है। 2 क्या है यूनिट डिजिट पे और 10th डिजिट पे, तो आप 10x प्लस वाई के फॉर्म में यानी 10 इंटू 2 प्लस 1 लिखते हो, तब जाके ये 21 होता है। इस वजह से आपको जो भी फॉर्म होती है जब भी आप 2 डिजिट नंबर को लिखते हो मैथमेटिकली तो उसका 10x प्लस वाई आपकी फॉर्म होती है। 100 की भी मैंने बताई है, बट 100 की आपको आएगी नहीं पेपर में, आपको सिर्फ उसकी आएगी 10th डिजिट की, ठीक है।
तो अब हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट हम लिख लेते हैं लेट x इज द 10th डिजिट, कि जो आपका x है वो 10th डिजिट पे, लेट x इज द 10th डिजिट एंड y इज द यूनिट डिजिट, जो आपका x इज द 10th डिजिट एंड y इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, कि लेट कर लिया हमने x इज द 10th डिजिट एंड y इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। आपका x 10th डिजिट हो गया, y यूनिट डिजिट हो गया। सो द फॉर्म ऑफ नंबर इज 10x प्लस y। ठीक है, आपके नंबर की फॉर्म तो ये होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखो क्या बोला, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर तो 9 है, सम ऑफ द डिजिट्स जो 2 डिजिट नंबर में वो 9 है, तो x और y ही आपके डिजिट्स हैं। तो आपका एक इक्वेशन तो दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर जो भी ये नंबर होगा उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी 9 टाइम आपका इस नंबर का, मतलब आप 9 टाइम्स इस नंबर का कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन को, दिस नंबर यानी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी 10x प्लस वाई का अगर आप 9 टाइम्स करो तो वो कितना आता है, इज ट्वाइस, यानी डबल है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डबल है उसके, तो डबल है, जब आप रिवर्स कर दोगे तो 10y प्लस एक्स। ये भी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में सिखाया था कि जब आप डिजिट को रिवर्स कर देते हो तो जो यूनिट डिजिट होती है वो 10th डिजिट बन जाती है और 10th डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप 21 लिखते हो तो जब आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 23 लिखोगे तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 46 लिखोगे तो रिवर्स करके क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपकी यूनिट डिजिट थी वो 10th डिजिट हो गई यहाँ पर, और जो 10th डिजिट थी वो यूनिट डिजिट हो गई। तो वही सब सेम यहाँ पर हुआ है। तो मैंने ये जो है वो भी पहले समझाया था इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको और डीप में समझना है तो आप वो पिछली वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में समझाया था। ये क्वेश्चन एग्जांपल्स में आया था, मैंने वहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया था ये वाला कॉन्सेप्ट। आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। आप इसको और सॉल्व करोगे तो 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 2 10 20y प्लस 2x। ठीक है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 90 x प्लस 2x, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88x। ठीक है, 90 माइनस 2 इज 88 एंड y को भी आप इधर ले लोगे तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा, 20 माइनस 9 इज 11y और यहाँ पे पूरा 0 बचेगा। ठीक है, 88x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। आप इसको डिवाइड करोगे अगर 11 से, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 11, तो आपका जो 11 से डिवाइड करके ये बचेगा क्या, 11 8 से 88, तो 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अभी भी हम अगर इसको सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से तो हमारे को कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y के कोफिशिएंट दोनों के सेम है। ठीक है, तो हम सॉल्विंग दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब हमको मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, अब आप इसको डायरेक्ट लिख लो पहले, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ पर 8x माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो साइन तो चेंज होगा नहीं, y से y कट जाएगा और आपका 8x और ये 9x आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
1। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1 आ गई। आप पुट करोगे इसको, कोई से भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल देते हैं, फर्स्ट वाली आसान है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो आपका जो नंबर था वो क्या था, ओरिजिनल नंबर, जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो है 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, अब x और y की वैल्यू डाल दोगे तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल नंबर 18। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं जो भी इसका है। ठीक है, ये वाला क्या बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए वो बैंक गई। सो शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। अच्छा, 50 के और 100 के नोट्स ही चाहिए। सो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, सो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज के शी रिसीव। जो आपसे पूछा जाता है, आपको वैसे पता है यही एक्स और वाई मानने होते हैं। सो आपसे पूछा गया कितने नोट्स उसको मिले 50 और 100 के, तो आपको यही आपको एक्स मानना है। तो मैं मान लेती हूँ 50 के नोट्स एक्स और 100 रुपीज के नोट्स वाई। ठीक है, सो लेट एक्स बी द नंबर of 50 rupees notes and y be the number of 100 rupees notes। ठीक है, तो x जो है आपके कितने नंबर है 50 रुपीज के नोट्स के, और y जो है आपके 100 रुपीज नोट्स के नंबर है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है आपको उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले तो बोला है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो सारे नोट्स तो मिलाकर 25 हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ही। ठीक है, सेकेंड क्या बोला गया आपको कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स ही हैं जिनको मिला के 2000 रुपीज बन रहे हैं। तो आपके 50 रुपीज के नोट्स कुछ एक्स हैं, तो जितने भी नोट होंगे उनको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना अमाउंट आ जाएगा आपका, और 100 के नोट जितने भी हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका अमाउंट आ जाएगा, और ये अमाउंट मिला के कितना है 2000। ठीक है, अगर आपके एक नोट है तो 50 रुपए आ जाएंगे आपके एक, और बाकी के 100 रुपए जितने होंगे वो आ जाएंगे। तो ये अमाउंट के फॉर्म में हमने लिख दिया, ये नोट्स के फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक है, अगर हम देखें तो ये नोट्स के फॉर्म में है और ये अमाउंट के फॉर्म में है। ठीक है, 2000 रुपीज, और ये भी आपका रुपीज में है दोनों, और ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको 50 से और डिवाइड कर सकते हो सेकेंड इक्वेशन को, कि लाइक डिवाइडिंग the whole equation by 50, दोनों साइड्स आप 50 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जितना आप इक्वेशन को शॉर्ट कर सकते हो आपको उतना इक्वेशन को शॉर्ट करना होता है, जिससे आपके आगे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो जब आप इसको 50 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ पे 50 2 ज़ा 100, तो यहाँ पे 2y बचेगा, और ये हो जाएगा 50। अगर आप ये काट दोगे तो 5 4 ज़ा 20 होता है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से एक 0 गया, और 5 4 ज़ा 20, और ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। तो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, तो आप सॉल्व करोगे इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। Solving these equations through elimination method। ठीक है, तो अब जब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो देखो फिर से हमें कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों ही पहले से ही एडजस्ट है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, जिससे मेरे x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी और ये कट जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपका ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा क्योंकि सब प्लस में है। ये कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का y आएगा, साइन बड़े वाले का आएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस, तो 40 माइनस 25 इज कि कितना जाएगा 15। ठीक है, तो आपके y की वैल्यू क्या आ गई 15। आपके y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब आप इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इसको पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 25 माइनस वाई, वाई है 15 आपका, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। बस यही आ गया आपका, यानी जो आपके नंबर ऑफ नोट्स है 50 रुपीज़ के 10 हैं और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं। सो द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स आर 10 एंड 100 रुपीज़ नोट्स, जो 100 रुपये के नोट्स है वो आर 15। शी गेट, मतलब जितना उसको मिले, तो आपके 50 रुपीज़ के नोट्स 10 थे और आपके 100 रुपीज़ के नोट्स 15 थे। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ कि इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं, 10 और 15, हाँ यही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ इक्वेशन फॉर्मेशन की बात होती है हर वर्ड प्रॉब्लम में। अगर आपकी इक्वेशन सही बनी है तो आपका क्वेश्चन भी सही जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेथड की प्रैक्टिस करी है और आप मिस्टेक नहीं करते हो तो आपका मेथड सब कुछ सही रहेगा। अगर आप बस यही है कि इक्वेशन सही बनाना। ठीक है, अगर आप इक्वेशन सही बनाओगे तो बाकी तो सब सही ही जाना है। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, विच इज द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। वही फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज का क्वेश्चन है, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगी। कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो देखना होगा एग्जाम्पल्स का, इसी का। ठीक है, एग्जाम्पल्स 3.3 में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, बट एक एज वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने एक एज वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कराया था। एक 2 डिजिट नंबर जो है, 2 डिजिट नंबर, उसका कॉन्सेप्ट कराया था। और एक ये फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज कौन से होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्ज कौन से होता है, ये तीन टॉपिक जो थे मैंने इनको आपको डीप में कराया था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है इससे। और ये आपको पता भी होने चाहिए क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हीं पे ज़्यादातर आते हैं। आपके एग्जाम्पल्स में भी ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स तो अपनी बुक के करके ही जाने हैं, मैंडेटरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि एग्जाम्पल्स में से पूछा जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज से ज़्यादा। ठीक है, एक्सरसाइज तो करनी ही है, एक्सरसाइज से भी आते हैं, बट एग्जाम्पल्स भी आपको छोड़ने नहीं है। ओके, सो अब हम ये वाला स्टार्ट करते हैं। पहले, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज के आपकी कुछ फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा, 3 दिन की तो कुछ फिक्स चार्ज है और बाकी के दिन फिर आपका एडिशनल चार्ज लगता है। ठीक है, तो सरिता ने पेड किए 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज एंड सूसी ने पेड करे 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, तो आपको फिक्स चार्ज और ईच चार्ज जो है एक्स्ट्रा डे का वो निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट x is the fixed charge and
y इज द एडिशनल चार्ज, जो भी आपका वेरिएबल चार्ज है वो y है, ठीक है। तो फिर हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो अब आप अगर इसमें ध्यान से देखो तो जो आपका फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज का है, यानी आप जब भी फिक्स चार्ज लेते हो तो आपको मैंने बताया फिक्स चार्ज का आप कुछ आगे वेरिएबल नहीं लेते, बाकी जो वेरिएबल चार्ज है वो बाकी के दिनों का है। 3 जो फिक्स चार्ज है वो तो 3 दिन का है, उसके बाद जो भी आपका चार्ज लगता जाएगा वो वेरिएबल होगा। तो जो सरिता ने पे किया 27 रुपीज वो 7 डेज के है, ठीक है, टोटल 7 डेज के हैं। तो बाकी 3 दिन तो आपका कोई एक फिक्स चार्ज है, वो तो आपको अगर आप 3 दिन करते हो या 3 से कम भी दिन करते हो तो वो तो आपको देना ही होता है, ठीक है। तो आपका ये 3 दिन अलग काउंट होंगे और साथ में से जो 3-4 दिन ये है ये वेरिएबल में काउंट होंगे, ठीक है। ऐसे ये 5 डेज है, तो इसमें भी 5 डेज में 3 डे आपके वेरिएबल के अलग चार्ज होते हैं और 2 डे आपके वेरिएबल के अलग चार्ज होंगे, ठीक है। तो जब मैं यहां पर लिखूंगी कि लेट x इज द फिक्स चार्ज एंड y इज द एडिशनल चार्ज, तो जब आप y में इक्वेशन फॉर्म करोगे तो उसमें आप फिक्स चार्ज का नहीं लोगे, ठीक है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो 27 रुपीज है 7 डेज के लिए। तो आपका कुछ फिक्स चार्ज है जो कि 3 दिन का है, वो x है आपका, वो इसमें इंक्लूडेड है अमाउंट, और बाकी के जो चार्ज है 7 दिन के टोटल पे करें तो 3 तो इसमें काउंट हो जाएंगे फिक्स में, तो बाकी के 4 जो बचेंगे 4y आपका वेरिएबल में काउंट होगा, और ये है आपका ₹27 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट है सूजी का, वो सूजी का जो है वो 21 रुपीज है फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। तो 5 डेज के लिए 3 दिन तो फिक्स चार्ज में आ जाएंगे और बाकी के जो 2 डेज होंगे वो 2y में काउंट होंगे, और कितने रुपए पे करें 21, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 21 रुपीज उसने पे करा, ये आपके सेकेंड इक्वेशन है। तो अभी भी आप इसको आराम से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो सॉल्विंग these equations through, मतलब मैंने लाइन भी क्यों ही बनाई, लाइन बनाने जैसा भी कुछ था नहीं यहाँ पे। सॉल्विंग these equations through एलिमिनेशन मेथड। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से तो आपकी जो दोनों इक्वेशन है x + 4y इज इक्वल्स टू 27 एंड x + 2y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब आप x के कोफिशिएंट दोनों सेम है तो माइनस करा लो, सब्ट्रैक्ट करा लो इनको। तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। ये कट जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2y आपका बचेगा एंड ये हो जाएगा 27 - 21 इज 6, ठीक है। तो y क्या आ गया आपका 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसको पुट करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कौन सी इक्वेशन में डालोगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लो, वैसे तो किसी में भी डाल लो, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x + 4y इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। अब आपकी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 27 - 4y, माइनस का 4y, तो 27 - 4 × y, तो 4 3 = 12, y की वैल्यू क्या है आपकी 3, वो आपने पुट कर दी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 27 - 12 विच इज 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, तो आपकी x की वैल्यू आ गई कुछ 15 और y की वैल्यू आ गई 3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तो आपका हाँ आंसर भी ठीक आ रहा है। तो बस ऐसे ही आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ध्यान से करना, कोई जरा सी भी मिस्टेक की वजह से क्या हो सकता है आपके आंसर में गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल जस्ट काम माइंड से करना, पेपर में सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते, क्वेश्चन ईजी आते हैं आपके। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 15। तो आपका जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का
वो 15 रुपीज़ है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज, जो फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज का इज 15 रुपीज़ एंड द एडिशनल चार्जेस, जो आपका एडिशनल चार्ज है, एंड द एडिशनल चार्ज इज 3 रुपीज़ पर डे। ठीक है, 3 रुपीज़ पर डे है आपके। और अगर आपको लगे कि पता नहीं आंसर सही आया है या नहीं, तो आपको वेरीफाई करने का तो मैंने तरीका बताया ही है कि जैसे अभी सरिता ने 7 डेज के 27 रुपीज़ पे करे थे ना, तो अब जरा एक बार वेरिफिकेशन भी बता दूं आपको कि कैसे करने हैं। कभी अगर लगे कि डाउट हो रहा है तो वेरीफाई कैसे करोगे, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई थी आपको जस्ट वही आपके आंसर्स जो आए हैं उससे वेरीफाई करना है एक्स और वाई की वैल्यू डाल के, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सरिता ने 27 रुपीज़ पे करे थे फॉर 7 डेज के। ठीक है, अब आपने निकाला है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो 15 रुपीज़ है। ठीक है, तो 7 में से पहले जो आपके 3 दिन होंगे और बाकी के जो 4 दिन होंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर कौन सा है फिक्स चार्ज, और यहाँ पे क्या है एडिशनल वाला आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके चार्ज है। फिक्स चार्ज जो है आपके 15 रुपीज़ वो तो है ही, पर डे के नहीं है, वो जस्ट दे नहीं है 3 दिन में 15 रुपीज़ प्लस 4 इंटू एडिशनल चार्ज क्या है आपका 3 रुपये, तो विच इज़ 4 3 ज़ा 12। अब आप ये 12 रुपीज़ और 15 रुपीज़ को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 27 रुपीज़। ठीक है, तो दैट्स योर आपका मतलब आंसर क्या आपका जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपको दूसरा बोला हुआ था कि 5 दिन के 21 रुपये दिए हुए थे, आई थिंक 21 रुपये ही थे, 5 दिन के थे वो, जिसमें से 3 दिन अलग और 2 दिन अलग। ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका एडिशनल है। ठीक है, फिक्स और एडिशनल तो था, और फिक्स का आपने निकाला 15 रुपये प्लस एडिशनल क्या है आपके 2, तो विच इज़ 2 इंटू 3 इज 6 रुपीज़। इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 21 रुपीज़, तो जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ये भी और ये भी। ठीक है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो ऊपर है जो हमने वेरीफाई नहीं करे हैं उनको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। जो भी स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में दी हुई थी आप जस्ट उसमें दोनों के आंसर्स को डालो, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। मैं अगर आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं तो हमने इसमें जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको यही इंट्रो दिया था एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफरेंस ऑफ मेथड्स। ठीक है, दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर जान लिया था। तो उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स थे, उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना था, तो वो हमने करा। ठीक है, सारे जो पार्ट्स उनको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा था। फिर जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी उनको सॉल्व किया था। ये आपका फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कराया हुआ है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वाला था आपका वर्ड प्रॉब्लम वो आपका एज का क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको बताया ये काफ़ी बार कि एज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपको ये अच्छे से करके जाने चाहिए। एक एज के क्वेश्चन और एक ये टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट के क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी नंबर फॉर्म, और ये जनरली टेंस डिजिट वाले ही आएंगे आपको, क्योंकि आपकी बुक में भी टेंस डिजिट के ही दे रखे हैं, 100 डिजिट का कोई नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी जो फिर 4th पार्ट था ये आपका करेंसी नोट्स का था। इनके भी चांस होते हैं कभी कभार कि कोई ऐसा बताया जाता है कि मैं उसने किसी से पैसे बोरो करे और उसने इतने इतने नोट्स में लिए तो आपको बताने होते हैं कि कितने नोट लिए थे। और ये फिक्स चार्ज वेरिएबल चार्ज का तो चार्ज बेस्ड क्वेश्चन होता है, चार्ज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपके सभी पे ये भी मार्क कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का है।
इस पे ज़रा हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका चार्ज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ताकि ये आप कर लिया करो, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपका जो क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व करा है वो कैटेगरी कौन सी थी। और आपके पेपर में जो कैटेगरी रिपीट होती है ना काफी बार, वो कैटेगरी के क्वेश्चन आपको कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। उनको आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार तो आपने खुद पेन पेपर पे करके देखे हुए हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया इंपॉर्टेंट कौन कौन से वाले हैं, एज का भी है और एक ये वाला भी है, नंबर वाला भी। इस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ इस मार्कर से लिख देती हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो समझ जाना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका एज वाला तो मैंने आपको बताया ही इम्पॉर्टेंट है ही। और ये जो वाला जो क्वेश्चन था ये आपका फ्रैक्शन बेस्ड था, ये भी आ जाता है वैसे कभी कभार, तो आपको ये छोड़ने तो है ही नहीं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप अब आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या आपका एलिमिनेशन मेथड है, क्या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर की समरी पे, ठीक है। अब समरी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो इतना आगे तक पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, बट अब आपको रिवाइज कितना है। मतलब अब आपसे मैं अगर पूछूं स्टार्टिंग का ग्राफिकल मेथड का, कि अब जैसे ये क्वेश्चन, अब जैसे ये इक्वेशंस थी, ये इक्वेशंस थी, हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अब जरा मेरे को बताओ कि ये इक्वेशंस को अब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हो और आपको मेथड याद है तो बहुत अच्छी बात है, कि मतलब आपको अभी भी पिछला है पुराना आपने याद कर रखा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहले तो जो पुराना है वो अच्छे से रिवाइज करो उसे, और फिर बाद में ये भी आपको रिवाइज होना चाहिए, ये भी आपको याद तो होना ही चाहिए। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हाल ही में पढ़ा है तो ये तो आपको आई थिंक रिमेंबर होगा ही, बट जो हमने पहले पढ़ा था ग्राफिकल मेथड उसको भी आपको पढ़ना होगा, और सब चीज जो पुरानी पढ़ी है उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में हाँ यही बताती हूँ, ठीक है। अब हम समरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कि अभी हमने समरी में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या पढ़ा हमने? पहले तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय, अच्छा 2 तरीके आपने, हाँ ये आपको पता चले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे पहले तो फॉर्म कैसे करते हैं वो बताया, इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था कि क्या होता है, और उनको सॉल्व हम अगर रियल लाइफ में इसको अप्लाई करें तो कैसे करते हैं, ठीक है। और आपको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड कैसे? एक तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के आप सॉल्व कर रहे हो, और एक अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में आपकी यही दोनों मेथड आ जाते हैं कि अलजेब्रा यानी एक्स और वाई के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अलजेब्रा के क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो आपके अलजेब्रिक मेथड में तो आपके 2 आ ही गए, आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एक आपका एलिमिनेशन मेथड और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आपकी दोनों मेथड अलजेब्रिक मेथड में तो आ ही गए हैं, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये तो मतलब जस्ट था ही क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। फिर ग्राफिकल मेथड में क्या था, थोड़ा ग्राफिकल मेथड को मैं रिवाइज करा दूंगी अभी। तो ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स। 2 लाइन्स नहीं बेसिकली, एक तो 3 ही होती है। तो पहली लाइन्स कौन सी होती है? इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिवन द यूनिक सोल्यूशन। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जब आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है ग्राफ पे तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, क्योंकि अब ये जो 2 लाइन्स है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये लाइन हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ेगी और ये लाइन हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है। अब ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, एंड दैट इज दिस। और इसका क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन होता है आपका, और ये जो लाइंस होती है वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। तो इन दिस केस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। आपके जो इक्वेशंस जो आपको दी होंगी वो कंसिस्टेंट होती है। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे 3.1 में तो आपसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए थे, या तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना होता था, कि या तो कैसा सॉल्यूशन होगा उसका वो बताना होता था। तो हमने ये चीज वाले क्वेश्चंस तो करे ही थे। बाकी सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, इफ द लाइन्स कोइंसाइड, अगर आपकी लाइन कोइंसाइड करती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइन जो है एक तो ऐसे बनी और दूसरी भी इसी के ऊपर बन जाती है, तो आपकी लाइन्स जो होती है कोइंसिडेंट होती है, यानी ओवरलैप्ड होती है।
सो देन दे आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि अब जब लाइन दोनों की इक्वेशन सेम होगी, दोनों लाइन एक दूसरे पर ही ओवरलैप कर रही है, तो एक लाइन को तो आप कितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो तो इनफाइनाइटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसी वजह से उसके सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन, हर पॉइंट जो उस लाइन पे होगा वो सॉल्यूशन होता है आपका। सो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट होता है, तो उस केस में आपके डिपेंडेंट सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं, और डिपेंडेंट सॉल्यूशन आर ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमारा थर्ड पार्ट में क्या है, इफ द लाइंस आर पैरेलल। अब आपकी लाइंस फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाती है, तो अब तो ये कभी भी मीट करेंगी नहीं ग्राफ पे, ठीक है। आप कितना भी मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये जो गैप है कांस्टेंट गैप रहता है, ठीक है। ये जो आपका गैप है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा इनके बीच में, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इफ द लाइंस आर पैरेलल सो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उन पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन आंसर नहीं आएगा आपका। सो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, तो आपका वो इनकंसिस्टेंट में काउंट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ग्राफिकल मेथड से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये था कि अलजेब्रिक मेथड्स, आपने इतनी देर से अलजेब्रिक मेथड ही पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सो वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, तो ये तो हमने अभी अभी डिस्कस करा ही है। फोर्थ पॉइंट, ये सब अलजेब्रिक उससे ग्राफिकल मेथड से है, तो आपको ग्राफिकल मेथड भी याद होना चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड भी पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में कोई 5 नंबर का क्वेश्चन डालना होता है तो वो इसी में से ही आएगा ग्राफ का, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी आता जाता रहता है। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड तो होगा ही पेपर में, जरूरी नहीं कि ना इस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन ही आए, तो बड़ा वाला क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड के उसमें से आएगा, और अगर आए 5 नंबर में तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी आ सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफिकल मेथड आपका, देखो ग्राफिकल मेथड अगर आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा, कोई 2-3 नंबर में नहीं आता। 3 नंबर में बहुत ही कम चांस है, अगर आएगा तो आपका 5 नंबर में आएगा। अगर आपको प्रॉपर ग्राफ आ रहा है कंसिस्टेंट का, मतलब ऐसे आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, आपको सॉल्यूशन निकालने का आया है, तो आपको प्रॉपर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और बाकी ये जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये या तो 5 मार्क्स के आएंगे, अगर ये भी आ गए तो, नहीं तो 3 नंबर में या 2 नंबर में तो आ ही जाएंगे, 3 मार्क्स में आ जाएंगे या 2 मार्क्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की लेंथ पे डिपेंड करता है ना, कि अगर आपका सॉल्यूशन ही नो सॉल्यूशन में आ गया तब तो वो क्वेश्चन और भी छोटा हो गया, फिर तो वो 2 नंबर में ही आ सकता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का आंसर आ रहा है तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और मन करा तो उनका 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपकी मार्किंग होती है। और फोर्थ पॉइंट में क्या है आपका, ये तो ग्राफिकल मेथड से है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अगर मान लो कोई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, जहां पे ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, ये क्या होता है आपके, ये तो आपके नंबर, आपके कौन से नंबर होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, आपके डेसिमल्स में भी ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है वो कोफिशिएंट कंपेयर वाला है, कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। ये वाला जो मेथड आपका कौन सा है, कोफिशिएंट वाला मेथड का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 जो आपको दे रखा है, अगर आप एक्स के कोफिशिएंट, मैंने आपको बताया था रिलेशन में कि आप एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बनाते हो, वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो बनाते हो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट का रेशियो बनाते हो, ठीक है। तो अगर आपका A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल टू आता है, तो आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उनका आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो भी अगर आपका ये नॉट इक्वल में आता है तो। सेकेंड आपका आया था A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। यहाँ पे तो आपको कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं स्टार्टिंग में C को, क्योंकि जब यही इक्वल नहीं है तो आपको C के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ये दोनों इक्वल आ जाते हैं फिर आप C के साथ कंपेयर करते हो, तो जब आप C के साथ कंपेयर करोगे तो 2 ही चांस है, या तो इक्वल आ जाएगा या इक्वल नहीं आएगा। तो अगर आपके इक्वल नहीं आता है, ठीक है, ये इक्वल आ जाता है और बट ये इक्वल नहीं आता है, तो इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती है, तो इस वजह से इसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका A1/A2 और B1/B2 C1/C2 इक्वल आ जाता है, तीनों के तीनों
दोनों मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस में आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट है। मैंने आपको बताया डिपेंडेंट वाला ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, और ये आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का होता है। ठीक है, आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसमें आंसर होता है। और आपका जो 5th पॉइंट है वो देयर आर सेवरल सिचुएशन विच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस दैट आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विद बट वी ऑल्टर देम सो दैट दे आर रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे वही बात बोली गई है कि जब आपका क्वेश्चन जैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था अभी फिलहाल, ये जो नंबर था ना ये वाला, अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो लीनियर इक्वेशन का नहीं था, बट मतलब ये तो वर्ड प्रॉब्लम्स का है, इसको तो आपने बना लिया था। ये वाला, ये जैसे ये फ्रैक्शन में है, देखने को ये लग नहीं रहा कि ये लीनियर वेरिएबल का क्वेश्चन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है बट इन 2 वेरिएबल्स में, बट आपको थोड़ा बहुत इसको चेंज करना पड़ता है ताकि आप इसको उस फॉर्म में ला सको। तो वही बात लिखी हुई है कि देयर आर सेवरल सिचुएशन विच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वाला क्वेश्चन हो गया 10th डिजिट यूनिट डिजिट वाला, बट दे आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विद। डायरेक्ट आपको इक्वेशन नहीं दी होगी, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा है या पॉइंट में दे रखा है तो आपको थोड़ा बहुत उसको चेंज करके ऑल्टर करना होगा सो दैट दे आर रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आपका जो वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आ सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपनी समरी जो थी वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको ये करा देती हूँ जो हमने अभी तक ग्राफिकल मेथड में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट तो आई होप याद ही होगा आप लोगों को। अभी जो जो हमने डिस्कस कर लिया वो नहीं करेंगे बार बार डिस्कस, जो हमने नहीं करा उसको एक बार और रिवाइज कराऊंगी। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था, इसको नहीं रिवाइज करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैंने आपको सब समझाया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स हैं टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, वो भी अभी हमने डिस्कस किया, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि इसके बेस पर एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और आपकी एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है इन सब एक्सरसाइजेस पे। फिर आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने बात कर ली, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं और डिपेंडेंट कौन से होते हैं। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन और डिपेंडेंट में आपके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका रीजन भी हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइंस को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इन पे तो बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज थी जो हमने अच्छे से सब चीज इसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको बार बार अब रिवाइज नहीं करेंगे, ये आपको अब प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत अपने आप से करना होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट कंपेयर मेथड में तो ये तो हमने अभी भी जस्ट डिस्कस करा ही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने रिवाइज कर लिया है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट तक तो इन्होंने रिवाइज कराया ही था। फिर एग्जाम्पल्स 3.1 में देखते हैं जो हमने करा था। ठीक है, तो एक लाइन को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ड्रॉ करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करा था और सब चीज देखी थी। ठीक है, इंटरसेप्टिंग लाइंस है, कैसी लाइंस है, और आपका यही यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि ऐसे क्वेश्चन आपके हायर मार्क्स के आते हैं यानी 5 नंबर के, और आपका जो प्रेजेंटेशन का रोल होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लाइंस आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसको आपको किससे, पेन से, आपको पेंसिल से आपको हमेशा बनाना होता है, पेंसिल और स्केल से। ठीक है, पेंसिल और स्केल से आप इसको बनाओगे तो आपका ये सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर। अब हम जो हमने एग्जाम्पल्स 3.1 में डिस्कस किया, फिर एक्सरसाइज 3.1 में तो वही था। एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चंस थे, आई होप ये क्वेश्चंस आपने सब कर करके देखे होंगे, और मैंने सारी चीजें इसमें आपको करके बताई थी। और यहाँ पे कोफिशिएंट मेथड से भी आपके क्वेश्चंस थे कि जहाँ पे आपको बताना था कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे, और यहाँ पे फिर सारे के सारे आपके क्वेश्चंस थे। और ये जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब ये आई थिंक पढ़ाया भी था तब भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं पेपर में, कि जब आप एक लाइन, जब भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे वाला ही होता है कि जब आप लाइंस को प्लॉट करोगे तो आपका कुछ एक फिगर बनती है, वो ये फिगर होती है, ये ट्रायंगल जो ये यहाँ तक बन रहा है ना पूरा, ये एक ट्रायंगल की फिगर होती है। तो आपको वर्टिसेस बताने होते हैं, जब आप उसको प्लॉट करते हो वहां पर तो आपके लाइंस बन जाती है ABC करके, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो आपके इसके वर्टिसेस पे पॉइंट्स आ जाते हैं और आपको वो कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था आई थिंक, और अब भी होता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप ढंग से कर ही लेना। फिर हमने एक्सरसाइज 3 फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था।
अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने आपको बताया ही था, अब ये बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। और ये एज वाला जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पर ही बताया था कि कितने साल पहले, और एक्स ईयर्स एगो का मतलब क्या होता है, नाउ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही था कि अगर आप एगो की बात कर रहे हो तो यानी आप पास्ट की बात कर रहे हो, यानी जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उससे पहले की कुछ बात कर रहे हो कि मतलब उतने साल पहले। और अगर आप नाउ की बात कर रहे हो तो एक्स ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी उतने साल बाद, तो यानी यहाँ पर आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल फिर हमने इसको डिस्कस किया था एज वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हमने एक तो ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रिवाइज करा दी हूँ, ये चीज आपका बुक में नहीं दी हुई है बट ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो जब आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा तो आपका तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में भी ऐसा बहुत कम होता है बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज्यादा होता है। आप एलिमिनेशन मेथड में भी ये चीज कॉमन है, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी जरूर, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा अगर, तो आपका पहली बात तो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों एक्स और वाई कट जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जो कांस्टेंट पार्ट पे बचेगा, तो अगर कांस्टेंट पार्ट पे स्टेटमेंट ट्रू आती है यानी आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर आता है, ठीक है, तो वो आपके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का पार्ट होगा, जिसपे बेस पे हमने एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6 किया था, ठीक है। और जब आपका नो सॉल्यूशन होता है तो आपका जो वेरिएबल यहाँ पे भी एलिमिनेट हो जाता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स आती है। फॉल्स क्यों आती है, क्योंकि आपका एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसके बेस पर भी हमने एक एग्जाम्पल किया था, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट था जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर हमने इसके बेस पर एक्सरसाइज 3.2 करी थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमने सारे क्वेश्चंस कर करके देखे थे, आई थिंक इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, सारे जो हमने क्वेश्चंस थे इधर करे थे, मैंने आपको सब क्वेश्चन कर करके दिखाए थे हाथ से। और यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थे, जो कि मैंने बताया हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके हमेशा 180 डिग्री का पेयर होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपके 90 डिग्री का पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x + y = 180 और यहाँ पर x + y = 90 बनती है कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। तो इसी के बेस पर हमने क्वेश्चंस किए थे और हमने आंसर्स निकाले थे। फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपका फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज, ठीक है। तो आई थिंक इसमें इतना ही था। फिर एग्जाम्पल्स हमने 3.3 के करे थे, तो एग्जाम्पल्स 3.3 में भी आपका जो क्वेश्चन थे आई थिंक ये तो क्लियर ही थे, ये तो हमने अभी हाल ही में ही करा था। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, जिससे ये वाला रिलेशन तो आई होप क्लियर ही होगा। जितनी भी आपकी इनकम होती है, जितना भी आपने कमाया, उसमें से अगर आप अपने खर्चे हटा दोगे तो आपकी सेविंग्स बचेगी, ठीक है। तो वही है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो सेविंग्स का पार्ट होता है। और फिर आपका हमने ये वाला डिस्कस कर लिया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पे था और सॉल्यूशन भी निकाला था, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल इसमें डिस्कस किया था, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की बात यहाँ पर भी आई थी कि जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, और जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो आपका नो सॉल्यूशन में आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका देखो जैसे बन रहा है ना 9 = 9, यहाँ पे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए और कांस्टेंट पे भी जो आ रहा है वो इक्वल में आ रहा है, तो 9 = 9 में आ रहा है, तो आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है और आपका जो ये है वो ट्रू है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 0 = 9 विच इज नॉट इक्वल टू ना, तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है, तो आपका यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो एक 2 डिजिट नंबर है उस फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट देखो, मैंने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है 112, तो x आपकी 10th डिजिट है और y आपकी यूनिट डिजिट है, तो अगर आप इसको लिखते हो तो 1 और 2 आता है, मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो कैसे कैसे आता है, ये भी पूरा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमने पुरानी उसमें देखा था, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। तो आई होप मैंने लिखा भी कुछ इस तरीके से है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है और फिर हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज तो हमने एक्सरसाइज 3.3 करी ही है, ठीक है। तो आई होप उसमें तो कोई आपको डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में से कोई सा भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर में तो इतना ही था, यहाँ पे तो पूरी खिचड़ी पक गई हमारे उसकी,
ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है और आपका जो इसमें था सब चीज़ हमने डिस्कस की है। तो ये जो आपको QR कोड दे रखा है, आई थिंक इसमें आंसर्स का है, इसको ज़रा स्कैन करना, आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपका खत्म होता है। ठीक है, ये पेज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये आपका यहाँ से खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो होगा आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि किस पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, और मैंने मतलब जब आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था तो उसमें भी हमने काफी डीप में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही डिस्कस किया था। तो आई होप आपको इस चैप्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है अच्छे से तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का मैंने उसमें काफी डीप में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही समझाया है। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व कैसे करना है इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चैप्टर नंबर 3 को खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको, और कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। जस्ट 1 सेकेंड, आप लोग अब जा सकते हैं। ओके।